दोस्तों, आपने कभी मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में सुना है? यदि आप मनोविज्ञान के इतिहास को पढ़ेंगे तो बहुत सारे स्कूल के बारे में हमें सुनने को मिलता है। और मनोविज्ञान में स्कूल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि मनोविज्ञान के बहुत सारे संप्रदाय के बारे में हम सुनते हैं, उनको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं। और उसमें से एक संप्रदाय जो कि बहुत पुराना संप्रदाय है और उसका नाम है संरचनावाद, जिसको आप कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद। और संरचनावाद की जब भी बात आएगी तो उसमें एक नाम आएगा जिनका नाम है विलियम वुंट। वैसे अगर इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो विल्हेम वुंट है। कुछ लोग इसको विल्हेम वुंट कहते हैं, कुछ लोग इसको विलियम वुंट कहते हैं, लेकिन आप कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप विलियम वुंट कहें तो ठीक है, आप विल्हेम वुंट कहें तो ठीक है, लेकिन इनका जो पूरा नाम था कि विल्हेम, यहां पर एक नाम एक बीच में और था, इनका मिडिल नेम मैक्सिमिलियन, विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट। और इन विलियम मैक्सिमिलियन वुंट को जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसका फादर माना जाता है। और वो इसलिए माना जाता है कि इन्होंने 1879 में एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, लिप्जिंग विश्वविद्यालय था। और इस लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला इन्होंने बनाई थी। कब? 1879 में। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के कौन फाउंडर है, कौन फादर हैं, तो आपको कहना पड़ेगा विलियम वुंट, या आप पूरा नाम कहें तो विलियम मैक्सिमिलियन वुंट। आप विलियम कह सकते हैं, विलियम कह सकते हैं। अब बात करते हैं सीधी कि वुंट साहब ने स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद के बारे में बात कही। और आपको यह तो पता है कि जब भी मनोविज्ञान की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि साहब आत्मा का विज्ञान है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब मन का विज्ञान है, कुछ लोग अगर आज की मॉडर्न साइकोलॉजी की अभी की बात की जाए तो कहते हैं कि व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन जब संरचनावाद की बात की जाती है तो उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है, जिसको कहते हैं साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, कि चेतन अनुभूतियों का विज्ञान मनोविज्ञान है। और इन्होंने एक बात और कही कि इन चेतन अनुभूतियों का मेजरमेंट कैसे करें, इन चेतन अनुभूतियों को जांचें कैसे। तो उन्होंने कहा कि चेतन अनुभूतियों को मेजरमेंट का या चेतन अनुभूति के अध्ययन का केवल एक ही माध्यम है, एक ही विधि है, एक ही प्रोसेस है, और उसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्निरीक्षण विधि। हम बात कर रहे हैं संरचनावाद की, इंट्रोस्पेक्शन, और जिसको कहते हैं अंतर्निरीक्षण विधि। संरचनावाद के प्रणेता कौन थे? विलियम वुंट। और साथ में नाम आता है उनके विलियम वुंट के जो शिष्य हैं जिनका नाम है टिचनर। उन दोनों ने मिलकर, या हम कहें कि सीधे सीधे विलियम वुंट ने इस संरचनावाद की स्थापना की 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। उन्होंने साइकोलॉजी की फर्स्ट प्रयोगशाला स्थापित की और विलियम वुंट को ही हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर मानते हैं। और कहीं कहीं पर तो ये कहते हैं कि साइकोलॉजी के फादर की भी बात आती है तो विलियम वुंट को ही माना जाता है। और विलियम वुंट ने कहा कि संरचनावाद में उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है और चेतन अनुभूतियों का अध्ययन करने के लिए एक विधि है जिसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन। और आज अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में हम केवल इस विधि पर चर्चा करने वाले हैं कि इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग क्या होता है। अब अगर आप हिंदी मीनिंग देखें कि इंट्रोस्पेक्शन को कहते हैं अंतर्निरीक्षण विधि। इसका मतलब सीधा सीधा सा निकलता है कि भाई साहब हम अपने अंदर का निरीक्षण करें। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है कि हम अपने अंदर का निरीक्षण करें। अंदर का निरीक्षण करें। अंदर का निरीक्षण का मतलब ये नहीं है कि मेरी इंटेस्टाइन कैसे काम कर रही है, मेरा हार्ट कैसे काम कर रहा है, वो भी हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या है? चेतन अनुभूति।
उन चेतन अनुभूतियों मतलब कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस का अध्ययन करना है तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने अंदर देखना पड़ेगा, अपने अंदर का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं अंदर का निरीक्षण या अंतस का निरीक्षण भी आप कह सकते हैं। अंतस का, ये थोड़ा सा वर्ड कठिन है अंतस, तो आप अंदर रखेंगे कि अंदर का निरीक्षण करना है तो भी ठीक है, आप अंतस का निरीक्षण कहें या अंतस का प्रेक्षण कहें, क्योंकि हिंदी की बात हो रही है तो दोनों ठीक है। और हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन की। अब और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि हम अंदर के निरीक्षण की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इंट्रोस्पेक्शन के बारे में अगर एक सीधी लाइन की बात की जाए कि साहब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि जब व्यक्ति स्वयं, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब व्यक्ति स्वयं अपने अनुभूतियों का अध्ययन करता है, जब व्यक्ति स्वयं अपने अंदर झांक कर अपने अंदर का निरीक्षण करता है, उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। और जब भी हम चेतन अनुभूति की बात करते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि चेतन अनुभूति का मतलब है कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी हम चेतन अनुभूति की बात करते हैं तो चेतन अनुभूति के लिए विलियम वुड ने कहा कि मुख्य रूप से इसके दो तत्व होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं संवेदन, सेंसेशन, और दूसरा जो तत्व है उसको कहते हैं भाव, फीलिंग। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम तीन तत्वों की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि एक संवेदन से मिलकर एक तत्व और बना है। वैसे विलियम वुड ने उस तत्व को इसका चेतन अनुभूति का पार्ट नहीं माना है, लेकिन फिर भी उन्होंने जब संवेदनाओं के अनुभव मिलते हैं तो एक तीसरे तत्व की भी बात की है, और जिसको कहते हैं प्रतिमा, इमेज। अब व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अपनी चेतन अनुभूति में इन तीनों का वर्णन करता है, मतलब कि सेंसेशन का, फीलिंग का और इमेज, इन तीनों का वर्णन करता है। तो हम उसको कहते हैं कि वो अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, वो अपना अंतर निरीक्षण कर रहा है। अब ये सब समझ नहीं आता कि इसमें चेतन अनुभूति में अंदर के निरीक्षण की बात कर रहे हैं, अंतस के निरीक्षण की बात कर रहे हैं, वो भी खुद देख रहे हैं, तो खुद अपने सेंसेशन को कैसे पहचानेंगे, भाव को कैसे पहचानेंगे। और चलिए, सेंसेशन और फीलिंग तो समझ में आता है, साहब इमेज क्या है, तो हम इस पर बात करते हैं। मैं एक बड़ा सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दूं कि आप शाम को कहीं घूमने जा रहे हैं, और कहीं घूमने गए, किसी गार्डन में आप बैठे हैं, और गार्डन में बैठे हैं और आपको सामने से एक बहुत ही छोटी सी बच्ची दिखाई दी। बहुत छोटी बच्ची का मतलब है कि वो 3 या 4 साल या 5 साल की बच्ची होगी, और आपने उस बच्ची को देखा। आपने उस बच्ची को देखा तो बच्ची को देखना क्या हो गया? वो हो गया, मतलब आपने उसको देखा है बच्ची को, तो क्या हो गया? वो सेंसेशन, मतलब कि आपने अपनी आंखों से देखा है। सेंसेशन कितने प्रकार से हो सकता है? आपकी 5 इंद्रियां हैं, और इन 5 इंद्रियों से, मतलब कि आंख, नाक, कान, त्वचा, ये जो सारी इंद्रियां हैं, इनसे एक से सेंसेशन होगा, तो आपने उस बच्ची को देखा। अब ये सेंसेशन हो गया। अब सेंसेशन हो गया, उसके बाद फिर क्या हुआ? जब आपने उस बच्ची को देखा और आपने कहा, आपको एक भाव आया, आपको एक खुशी हुई, अरे कितनी सुंदर बच्ची है। मतलब आपको देखकर ऐसा लगा कि मैं उसके पास जाऊं, मैं उसको खिलाऊं, मैं उसको प्यार करूं। और वो जो फीलिंग अंदर हुई, आप समझ सकते हैं वो एक फीलिंग क्या होगी, आप उसको इमेजिन करेंगे तो समझ में आएगा। वो जो फीलिंग है, वो जो भाव है, जो खुश रहने वाला भाव है, या जो खुशी का भाव है, जो हैप्पीनेस आपको मिली, वो क्या है? आपको मैं यहां पर लिख देता हूं खुशी, कि आपको उसको देखकर जो खुशी मिली, वो क्या हो गया? आपकी फीलिंग। अब 2 बात समझ में आ गई कि साहब हमने उसको देखा और हमें उसको देखने से खुशी मिली, लेकिन तीसरा इमेज कहां से आ गई? अब इमेज का यहां पर मतलब है कि जैसे ही आपने उसको देखा, आपको खुशी मिली, और आपको क्या है, एक आपकी मेमोरी में आपकी खुद की बहन, आपकी खुद की बेटी, या आपके रिलेटिव में कोई एक बच्ची जो वैसे ही दिखती है, आपको उसकी याद आ गई कि अरे मेरे भाई की बेटी भी ऐसी है, मेरे भाई का बेटा भी ऐसा ही है। आपको ध्यान आया मैं क्या कह रहा हूं? कि आपने किसी चीज को देखा, अरे यार ऐसा तो मैंने वहां पर देखा था। अब आप क्या एक इमेज की बात कर रहे हैं, आप एक प्रतिमा की बात कर रहे हैं, और वो इमेज कहां पर है? वो इमेज है आपकी मेमोरी में। यहां पर उस इमेज की बात हो रही है। तो आपने क्या है, आपने जो मेमोरी यहां पर लिख देते हैं कि आपकी मेमोरी में जो एक
पिक्चर थी, आपकी मेमोरी में जो उस गर्ल से रिलेटेड, जो उस बेबी गर्ल से रिलेटेड कोई ना कोई किसी ना किसी से आपने क्या है उसको एसोसिएट किया कि हाँ वो लड़की वहां पर थी, ऐसी लड़की दिखती थी, इतनी प्यारी वो भी थी, वो भी इतनी नटखट थी। अब आप ये बताएं कि जब ये तीनों हो गए कि नहीं हुए, आपका सेंसेशन हो गया, आपने लड़की को देखा था, आपको देखकर बहुत खुशी हुई मिली या खुशी हुई, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन पर भी देखने को मिली, आपके बॉडी लैंग्वेज में भी देखने को मिली, वो हो गई आपकी फीलिंग और आपकी इमेज की। जैसे ही आपने उसको देखा आप कहीं खो गए और खोए कि अच्छा यार वो लड़की कितनी अच्छी थी, मेरी भी बेटी ऐसी ही थी, या मेरी भी बहन ऐसी है, या मेरे दोस्त की भी बहन ऐसी है। ये तीनों मिले, तब क्या हुआ, अब व्यक्ति क्या है इन तीनों का वर्णन करता है अपने बातों में मतलब अपने निरीक्षण में वो इन तीनों की बात करता है। तब वो क्या है, उसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तब उसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, मतलब इन तीनों का वर्णन होना चाहिए तभी वो इंट्रोस्पेक्शन होगा। अब लोग क्या कहते हैं, लोग कभी कभी है ना, एक वर्ड और आता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आत्मनिरीक्षण। और सेल्फ ऑब्जर्वेशन को भी कभी कभी लोग इंट्रोस्पेक्शन मानते हैं। लगता ऐसे ही है, इसका अगर आप देखेंगे, इसका अंदर का निरीक्षण करना है, खुद निरीक्षण करना है, तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मीनिंग उसके जैसे ही लगता है जैसा कि इंट्रोस्पेक्शन है। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन में अंतर है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन की, मैंने क्या है कि कल मैं अपने कांच में, जहां पर मैं थोड़ा सा अपने आप को देख रहा हूं, कपड़े पहनता हूं, वहां पर मैं अपने मिरर में मैं अपने आप को देख रहा था। अब देख रहा था तो मुझे लगा कि अरे मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। अब बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, एज बढ़ेगी तो बाल सफेद होंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली। लेकिन मैंने देखा अरे मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, दैट इज, मैंने क्या कहा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। मैंने कुछ बाहरी तथ्यों को देखा और बाहरी तथ्य को देखकर मुझे कुछ लगा। आपने केवल ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, लेकिन आप में संवेदना तो होगी। लेकिन अब आप कहें कि मैंने अब मिरर में देखा, संवेदना हुई अपने बालों को देखकर संवेदना तो हो गई क्योंकि मैंने बालों को देखा है। मैंने अपने सफेद बालों को देखा, मुझे दुख हुआ, अरे इतनी उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं। फीलिंग, मैं बात कर रहा हूं क्या कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन को मैं कोरिलेट कर रहा हूं इंट्रोस्पेक्शन से। सेल्फ ऑब्जर्वेशन कितना है, बस केवल इतना है कि अरे मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। लेकिन अब मैं उसको इंट्रोस्पेक्शन की तरफ जाता हूं कि साहब मैंने अपने बालों को देखा, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, सफेद बालों को देखकर मुझे लगा, दुख हुआ, फीलिंग। और उसके बाद अरे मेरे दादाजी के बाल भी ऐसे ही हैं, मेरे दादाजी के बाल भी ऐसे ही थे, वो भी धीरे धीरे मैं देखता था कि वो सफेद हो रहे थे। आपने क्या, अपने दादाजी से कोरिलेट किया, दादाजी की एक इमेज बनाई। अब तब जो वो कंडीशन होगी वो होगी इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन केवल आप देख रहे हैं और देखकर उसका वर्णन कर रहे हैं, वहां पर किसी इमेज की बात नहीं है, वहां पर कोई फीलिंग भी नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन, साहब ये ऐसा है, तब वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगा। एक लास्ट पॉइंट इसमें और जोड़ते हैं कि जब हम इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं या चेतन अनुभूति की बात करते हैं, तो जो वंट साहब हैं उन्होंने कहा कि जो सेंसेशन जो एलिमेंट है वो एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या है कि साहब उस लड़की को देखा तो लड़की जैसी है, मैं भी देखूंगा तो वही दिखेगी, दूसरा देखेगा तो भी वही दिखेगी, आप देखेंगे तो भी वही दिखेगी। बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि आप किसी चीज को देख रहे हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही ऑब्जर्व, अगर आपकी आंखें ठीक हैं तो। अब आपकी आंखें बिल्कुल कमजोर है, आपको तो छोटी बच्ची बहुत प्यारी दिख रही है, लेकिन उसको और ये कहता नहीं कैसी दिख रही है। अगर आपकी सारी की सेंसरी ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं तो आप सबको सेंसेशन एक जैसा होगा। लेकिन जब हम भाव की बात करते हैं, फीलिंग की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो फीलिंग है वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस का एक सब्जेक्टिव एलिमेंट है। सब्जेक्टिव क्यों है कि साहब मैं जब उस बच्ची को देखता हूं तो मुझे कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है, आपको अलग एक्सपीरियंस होता है, उस दूसरे व्यक्ति को अलग एक्सपीरियंस होता है, और किसी और तीसरे चौथे व्यक्ति को अलग एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम सबको, 5 लोगों को उस बच्ची को देखकर एक ही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंस है, नहीं। इसलिए वुंट ने कहा कि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, सब्जेक्टिव एलिमेंट है। कौन सा? भाव का। और संवेदना ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। और इन तीनों को मिलाएंगे। मैं यहां पर इमेज की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वुंट ने मुख्य रूप से 2 ही तत्वों की बात की थी
क्योंकि इमेज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मैंने कहा कि संवेदना के सारे अनुभव मिला दें तब इमेज बनेगी। संवेदना के सारे अनुभव मिला दें तब इमेज बनेगी। तो जैसी संवेदना होगी वैसी ही इमेज, और इमेज है वो भी आपकी अपनी है। क्योंकि एक लड़की को देखकर किसी व्यक्ति के मन में कोई दूसरी इमेज बन सकती है, उस बच्ची को देखकर किसी दूसरे व्यक्ति को कोई दूसरी इमेज बन सकती है। मैं उस बच्ची को देखता हूं तो मुझे अपनी बेटी की याद आ सकती है, हो सकता है। यह है आपका इंट्रोस्पेक्शन। में हम फिर 1 मिनट में इसको समअप कर लें कि इंट्रोस्पेक्शन किसने दिया था? विलियम वुंट ने, जो कि 1879 में उन्होंने एक लिप्जिंग विश्वविद्यालय में एक फर्स्ट प्रयोगशाला बनाई थी। और ये नहीं कह रहा हूं कि 1879 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था वो तो दिया था संरचनावाद का जो वो संप्रदाय है, उस संरचनावाद का संप्रदाय के जो वो प्रतिपादक हैं, वो फाउंडर मेंबर हैं। और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान कॉन्शियस एक्सपीरियंस का विज्ञान है, और उस कॉन्शियस एक्सपीरियंस के विज्ञान को समझने के लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? खुद आप स्वयं का निरीक्षण करें, लेकिन जब स्वयं का निरीक्षण करें तो उसमें सेंसेशन भी हो, फीलिंग भी हो, उसमें इमेज भी हो। और इंट्रोस्पेक्शन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबसे पहली और सबसे पुरानी विधि है। मनोविज्ञान में कोई मेथड की बात होती है, विधियों की बात होती है, मनोविज्ञान में जब अध्ययन की बात आती है तो सबसे पुरानी और सबसे पहली विधि का नाम आता है इंट्रोस्पेक्शन। और इंट्रोस्पेक्शन मतलब कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, बायस नहीं होना चाहिए, प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होगा, वो भी इंट्रोस्पेक्शन है। और इंट्रोस्पेक्शन ही ऐसी विधि है जिसने क्या है, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था, और मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक रास्ते पर जो लाने का जो काम है वो किया था इंट्रोस्पेक्शन ने, या हम कहें कि विलियम वुंट साहब ने, या जो भी संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने। तो आज का टॉपिक कंप्लीट। संरचनावाद के बारे में हम डिटेल में अलग बात करेंगे, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक था वो था इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्निरीक्षण। तो फिर हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको फॉरवर्ड भी करिए कि लोगों तक ये पहुंच सके, और मनोविज्ञान के एक अच्छे संप्रदाय के बारे में, एक अच्छी विधि के बारे में लोगों को भी पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।